गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 एनवायरमेंटल साइंस। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं मल्चिंग, परमाफ्रॉस्ट, क्लॉगिंग और साल्टेशन। जैसे आपको पता है हम यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, तो थर्ड में जो है लास्ट में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, तो इसमें से मैंने आपको इससे जो 2 दिन पहले का लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो है सॉइल, पेडोलॉजी, एडोफोलॉजी, टेरेसिंग और कंटूर फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर किसी ने वो लेक्चर मिस किया है तो 2 दिन पहले जो है मैंने वो लेक्चर अपलोड किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम उसमें 1-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का पहला टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मुल्चिंग, या इसको आप कह सकते हैं मल्चिंग। ठीक है जैसे भी आप कहें। तो मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग का अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं हम। आपका आज का पहला है मल्चिंग। मल्चिंग के डेफिनेशन बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मल्चिंग को। मल्च इज कोई भी मटेरियल हो सकता है, एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द, ये आप जो है नोट्स बना के रख लेना अपने कॉपी में, राइट डाउन करके, ताकि आपको एग्जाम में जो है कभी लिखने के लिए आ जाते हैं ये। एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सरफेस टू चेक या ऑपरेशन एंड improve soil water। और रिड्यूस, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, रिड्यूस सॉइल एरोजन। ठीक है, तो इसको और अगर थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, इट इज डिफाइन इट इज नेचुरल भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियल अप्लाइड लेयर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम क्रॉप रेजिड्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं हम, प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये बन गई डेफिनेशन किसकी? मल्चिंग की। देखो मल्चिंग क्या होता है समझना ज़रूरी है। मल्चिंग आपको अगर मैं समझाऊं मल्चिंग, तो ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये आपकी सॉइल है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है यहाँ पे मैं कोई प्लांट बनाऊंगा। ठीक है, ये प्लांट्स के हो गए रूट्स। ठीक है, ये रूट्स, ये इसका स्टेम प्लांट का। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप कोई ये प्लांट, ठीक है, इसके यहाँ से आप ब्रांचेस बना सकते हैं। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है। ये एक प्लांट है, तो क्या होता है देखो मल्चिंग में क्या करते हैं, ठीक है, या कोई क्रॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई यहाँ पे ट्री लगाया या कुछ लगाया, तो अब हम क्या करते हैं इसके एरिया में, ये जो है यहीं से ये ग्राउंड है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है हम क्या करते हैं इसमें इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी ले लिया इसमें से ये जैसे मैंने आपको कहा ना, mulch is any material applied on the surface to check evaporation and improve water reduce soil erosion, ठीक है। ये नेचुरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या लगाते हैं हम देखो, जैसे यहाँ पे हम जो है किसी ये क्या कहते हैं कोई घास वास लगाएंगे इसमें, ठीक है, यानी घास कहीं से कवर करेंगे घास से, जैसे मैंने आपको कहा इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, क्रॉप का रेजिड्यू डाल सकते हैं, ठीक है, हम जो है प्लांट्स के ड्राइड लीव्स डाल सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का एक नुकसान है वो मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। कर तो कोई भी सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पे इसको ढाका एक कट ये ढाका पूरा, ठीक है, यहाँ से एक कटोरी जैसी बनाई हमने, ठीक है, यानी इसके इर्द गिर्द हमने क्या किया, जो ये ड्राइड लीव्स या क्रॉप का जो रेजिड्यू बचा हमारे पास, जो घास फूस जो बचता है, ठीक है, इसमें जो है आपका ये किचन वेस्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे हम किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं, किचन से जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, जो डिग्रेडेबल हैं हम, ठीक है, गार्डन वेस्ट डाल सकते हैं, गार्डन वेस्ट ड्राइड लीव्स डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ड्राइड लीव्स डाल सकते हैं हम इसमें ट्रीज के जो होते हैं वो ब्रांचेस डाल सकते हैं, ठीक है, बाग डाल सकते हैं, ठीक है, छिलका जो होता है, तो ये कोई भी चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके इर्द गिर्द डाल दिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, उससे जो होता है एक तो सबसे पहला जो काम होगा वो रेट ऑफ जो इवापोरेशन है, पानी जो बहाव बन के निकलता है वो कम होगा, ठीक है, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन काफ़ी लो होगा, तो उससे क्या होगा, उससे सॉइल ज़्यादा ये पानी ज़्यादा रिटेन हो जाएगा, यानी पानी लॉस नहीं हो जाएगा उससे। ये उन इलाकों में ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे जो है वो डिज़र्ट जैसे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की पहले ही दिक्कत होती है, ठीक है, तो उन जगहों में किया जाता है ये ज़्यादातर, ठीक है। अब क्या किया फिर इसके बाद, जब हमने यहाँ कटोरी बनाई, घास वास ये किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट ड्राइड लीव सब कुछ यहाँ से डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद एक तो यहाँ से जो पानी देने के बाद हमने जो पानी जो है रेट ऑफ इवापोरेशन यानी बहाव बन के वो कम उड़ेगा, क्योंकि हमने इसको कवर किया है, तो पानी पूरा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और दूसरा इससे जो है कॉमन सी बात है, हमने एक लेयर से इसको जब ऊपर से कवर किया, ठीक है, उससे क्या होगा, रेट ऑफ इरोजन जैसे हवा आएगी, ठीक है, तो हवा की वजह से या पानी की वजह से यहाँ से सॉइल जो है वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको कवर किया है। ज़रूरी हम प्लास्टिक से भी कर सकते हैं, तो प्लास्टिक का एक मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है वो ड्रॉबैक। तो दूसरा एक तो ये फ़ायदा हुआ है, आपका पानी जो है वो लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है, ये ऑपरेट नहीं होगा पानी। दूसरा आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा क्योंकि ढका हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है, तो इसमें हवा का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, आपका सॉइल भी इरोजन नहीं होगा, और रेट ऑफ इवापोरेशन भी जो है वो लो रहेगा। जब रेट ऑफ इवापोरेशन लो होगा तो इसमें पानी स्टोर होगा, वो फ़ायदा है प्लांट्स के लिए। तो ये फ़ायदे हैं। अब प्लास्टिक लगाएंगे तो प्लास्टिक से एक ये होगा, जैसे ये और एक चीज़ फ़ायदा है, ये तो एक तो मैंने दो फ़ायदे बता दिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। पहला फ़ायदा क्या है, पहला फ़ायदा ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम इसको ढकते हैं मल्चिंग में, ठीक है, ढकते हैं तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो पानी बहाव बन के कम उड़ेगा, तो पानी वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ लिखा मैंने, चक इवापोरेशन, ठीक है, एंड इम्प्रूव वाटर इवापोरेशन रेट लो होगा तो कॉमन सी बात है पानी का जो है वो ये क्या कहते हैं पानी का स्टोरेज ज़्यादा होगा, ठीक है, और सॉइल इरोजन कम होगा। अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये जो होते हैं ये डिग्रेडेबल होते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, ये जो है डिकम्पोज जब हो जाएंगे तो कॉमन सी बात है ये इसके लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे सॉइल के लिए, ये भी फ़ायदा होगा बाद में।
कॉमन सी बात है, जब ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स भी बन जाएंगे, मैनूर भी बन जाएगा इनका। तो ये भी फ़ायदा है। लेकिन प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक का ये है कि वो डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। जब डिकम्पोज नहीं होगा तो उससे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ये इसका जो है मेन रीज़न है। तो कोई भी ये कर सकते हैं, जैसे आप लोग क्रॉप्स को काटते हो, ठीक है, जैसे कोई आपने वीट लगाया, ठीक है, जैसे वीट के क्रॉप्स लगाए, तो लास्ट में क्या करते हैं आप, जब वीट्स के क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे क्रॉप्स लगाते हैं आप, फील्ड में आपने क्रॉप्स लगाए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं, ये वाला पार्ट काटते हैं, तो क्या हुआ, इनका ये पार्ट बच गया ना, ये वाला पार्ट बच गया, तो ये भी किसका काम करता है, ये भी मल्च का काम करता है, इसको भी मल्च बोलते हैं, इसको भी मल्च बोलते हैं, ठीक है। जब आप क्रॉप काटते हैं तो क्रॉप का पूरा नहीं, नीचे से नहीं काटते, यहाँ से काटते हैं ऊपर से, ठीक है, तो ये बचा है इसका, ठीक है, बेसल पार्ट बच गया, नीचे वाला पार्ट, ये भी मुल्च कहलाता है, ठीक है। तो ये भी कॉमन सी बात है, ये भी जो है प्लांट्स के लिए लास्ट में जो है मुल्च का काम करता है, ये भी फ़ायदा देगा, ठीक है। कैसे देगा फ़ायदा, कि इससे जो है आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है, पकड़ के रखा है इसने। और दूसरा चीज़ है, ये जो है रेट ऑफ ऑपरेशन को जो है वो कम करेगा, तो ये भी मुल्च का काम करता है, लास्ट में ये भी डिकम्पोज हो जाएगा और ये भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। तो कोई भी मटेरियल इसमें आप डाल सकते हैं मुल्चिंग में। होप आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार मैं रिकेप करता हूँ। तो मुल्चिंग क्या होता है, मुल्चिंग में कोई भी मटेरियल आप अप्लाई करते हैं सरफेस में, ठीक है, प्लांट के सरफेस में कोई भी मटेरियल, ये मटेरियल किचन वेस्ट भी हो सकता है, गार्डन वेस्ट, ड्राइड लीव्स भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, बाग भी हो सकता है, ट्री का ब्रांचेस भी हो सकते हैं, छिलका भी हो सकता है, ये इसमें लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, दो चीज़ों के लिए, एक होता है आपका रेट ऑफ इवापोरेशन, जो पानी बहाव बन के वो कम उड़ेगा, कॉमन सी बात है, यहाँ हमने कवर किया है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई, दूसरी चीज़ जो है वो सॉइल इरोजन भी कम होगा। और तीसरी चीज़ फ़ायदा देने वाली ये है, ये जब डिकम्पोज हो जाएगा तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको पता है हमें सर्दी और गर्मी लगती है, ठीक है, इसी तरह प्लांट्स को भी सर्दी और गर्मी लगती है, ठीक है। तो प्लांट के लिए एक ब्लैंकेट का भी काम करेगा, ये किसका, ब्लैंकेट का, ठीक है। जैसे हमें सर्दी लगती है तो हम ब्लैंकेट या रज़ाई ओढ़ देते हैं, इसी तरह प्लांट्स, तो उससे जो है इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है, प्लांट के लिए। जब टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा जो है मीडियम प्रोवाइड हो जाएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो जाएंगे, वो जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ह्यूमस बनाने में काम करेंगे, तो उससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और भी बढ़ जाएंगे, तो ये भी फ़ायदा है। होप मुल्चिंग समझ आया होगा। अब जैसे मैंने कहा, ये आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल। आर्टिफिशियल ये है कि हम इसमें प्लास्टिक या ये जो डालते हैं, ठीक है। तो नेचुरल वो हो गया, जैसे मैंने यहाँ बताया, हम क्रॉप को काटते हैं, ठीक है, ऊपर से, तो ये नीचे बेसल पार्ट बच गया, ये आपका नेचुरल है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मुल्चिंग। उसके बाद मुल्चिंग हो गया ख़त्म, उसके बाद आता है परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट की बात करेंगे तो नाम से ही ज़ाहिर होता है, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं परमाफ्रॉस्ट को। दे परमानेंटली फ्रोजन deepest soil layer is called it permafrost। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट के बारे में, ठीक है, तो इजीली आप समझ गए होंगे। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, देखो परमाफ्रॉस्ट ऐसे बोलो फ्रोजन ग्राउंड होता है, जैसे मतलब मैं आपको बताऊंगा, ये उन जगहों में ज़्यादा होगा परमाफ्रॉस्ट। यहाँ तो मैंने आपको बताया डीपेस्ट सॉइल लेयर, क्योंकि सॉइल लेयर से रिलेटेड क्यों बताया मैंने, क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन, तो सॉइल से रिलेटेड होगा। एक्चुअली परमाफ्रॉस्ट अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होता है कि फ्रोजन होता है, ये कोई चीज़ फ्रोजन स्टेट में, तो ये उन चीज़ों में, उन जगहों पे होगा जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, जैसे अलास्का है, साइबेरिया है, ठीक है, जैसे द्रास है, ठीक है, ऐसे इलाकों में परमाफ्रॉस्ट के चांस है, यानी फ्रोजन स्टेट में रहना,
ठीक है। फ्रोजन स्टेट उस जगह में रहेगा जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री -40 डिग्री तक चला जाता है, तो वहाँ पे जो है फ्रोजन स्टेट में रहता है। ठीक है। अगर वहाँ पे प्लांट्स जो है वो गिर भी जाते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत लो है, ठीक है, तो वहाँ पे वो डिकम्पोज नहीं हो जाते हैं। क्योंकि डिकम्पोज इसलिए नहीं हो जाते हैं, उस टेम्परेचर में बैक्टीरिया जो है वो काम नहीं करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ को जो है ये गर्मियों में, ठीक है, कोई भी चीज़ जल्दी सड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल टेम्परेचर रहता है, तो वो जो है डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, कोई चीज़, ठीक है, वहाँ पे तो टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो वहाँ पे क्यों नहीं सड़ जाती? तो वहाँ पे उस टेम्परेचर पे जो है बैक्टीरियाज काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जो परमाफ्रॉस्ट होता है, ठीक है, उन जगहों में होता है जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत कोल्ड होती हैं, हाई आल्टीट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रोजन स्टेट में होता है, यानी आइस फॉर्म बन गया उनका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। समझ गए? अब परमाफ्रॉस्ट जो होता है वो मतलब जो है ज़मीन के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा सॉइल की जो लेयर होती है, ग्राउंड होती है, ठीक है, वो भी जो है वो फ्रोजन स्टेट में हो सकती है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट आप समझ गए होंगे। तो परमाफ्रॉस्ट जो है ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, फ्रोजन ग्राउंड भी आप लिख सकते हैं, फ्रोजन ग्राउंड। ठीक है। which remain frozen almost 2 consecutive years। ठीक है, दो आपका जो है मतलब 2 साल आपके वो रहना चाहिए, ठीक है क्या, कंटिन्यूसली। ठीक है, ये उन जगहों में पाएगा, इट इज फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है, लैटिट्यूड्स। तो ऐसी जगहों पे जो है वो परमाफ्रॉस्ट होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो समझ गए आप। तो परमाफ्रॉस्ट जो होता है वो, इसमें जो है ये रॉक्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे ज़मीन के नीचे बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें जैसे सॉइल भी है, ठीक है, आइस के टुकड़े हो सकते हैं, वेरियस क्वांटिटी ऑफ आइस। ठीक है, ये सब जो है ज़मीन के नीचे जो है वो फ्रोजन स्टेट में होगा। ठीक है, उसको भी बोलेंगे हम क्या? परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट का मेन मतलब ये है कि ऐसे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में जहाँ पे जो है वो मतलब जो है ऑलमोस्ट, ये नहीं कि मतलब हर साल ये हो, ऑलमोस्ट 2 साल तक वहाँ पे जो है वो फ्रोजन स्टेट में कोई चीज़ रहे। ठीक है, तो ये ऐसे चीज़ों में, ऐसे जगहों में होगा जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो होगा, -20 से अबव, -20 -30 40 डिग्री 50 तक भी चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे जगहों में चांसेस ये है कि उसका जो है मतलब एक तो सरफेस रहेगा आपका ये क्या कहते हैं, आइस से ढका हुआ, ठीक है, बिल्कुल फ्रोजन रहेगा। और दूसरा, अगर ज़मीन के नीचे भी रहा, उसी को भी हम बोलेंगे परमाफ्रॉस्ट, या ऊपर रहे या नीचे, लेकिन कंसेक्यूटिव जो है वो 2 साल तक रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ टाइम के लिए रहे, कुछ महीने के लिए रहे, उसके बाद ये हो जाए, उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूसली 2 साल के लिए रहे तो हम उसको बोलते हैं क्या? परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट होता है क्या? फ्रोजन, फ्रोजन लेयर, ज़मीन के नीचे भी हो सकता है। जैसे सर्दी ज़्यादा होगी तो कॉमन सी बात है, ज़मीन के नीचे भी जो है वो फ्रोजन स्टेट में रहेगा, जिसमें सॉइल होते हैं, ज़मीन के नीचे रॉक्स होती हैं। ठीक है, तो ज़मीन के नीचे जो है आपका जो है ये क्या कहते हैं, सेडमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जब फ्रोजन स्टेट में होते हैं तो इसी को बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो इसका डीपेस्ट लेयर जो है वो 1500 डिग्री तक होता है। ठीक है, जैसे एक होती है हमारे यहाँ से
2 लेयर्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिव लेयर, ठीक है। और यहाँ से नीचे ये एक्टिव लेयर की जो है थिकनेस हो सकती है 30 से 200 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो इसके बाद जो स्टार्ट होता है आपका ये वाला जो मैं आपको शेडेड कर रहा हूँ, ये है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट तो इसकी थिकनेस 1500 मीटर तक भी हो सकती है। तो यहाँ हम परमाफ्रॉस्ट को रिलेट कर रहे हैं किससे, सॉइल लेयर में, ठीक है। तो सॉइल की जो लेयर जो होती है वो 1500 मीटर तक परमाफ्रॉस्ट हो सकती है, जो किस फॉर्म में हो, फ्रोजन स्टेट में हो परमानेंटली, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट 2 ईयर तक जो है वो ये फ्रोजन स्टेट में रह चुकी हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये हुआ फ्रोजन डीपेस्ट लेयर इस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इट फ्रोजन स्टेट में हो, ठीक है। यानी ये ज़्यादातर किस कंडीशन में होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस जहाँ पे कोल्ड होंगी। तो ये हुआ आपका परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। अब आते हैं, तीसरा है आपका क्लॉगिंग। क्लॉगिंग है तीसरा, हाँ क्लॉगिंग। तो ये खत्म हो गया आपका, अब आएंगे क्लॉगिंग की तरह। क्लॉगिंग कुछ नहीं है, क्लॉगिंग बिल्कुल सिंपल है, सेडिमेंट्स दैट accumulate down slope by the erosion can obstruct the flow in streams and ड्रेनेज कनाल्स। किसी को भी ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, जब कोई चैनल वाटर चैनल ब्लॉक हो जाएगा लीडिंग टू फ्लडिंग, वहाँ पे फ्लड आएगा, इज कॉल्ड एज क्लॉगिंग, ठीक है। तो क्लॉगिंग बिल्कुल सिंपल है। जैसे स्लोप में आपको पता है, स्लोप एरिया में जो है वो सॉइल इरोजन बहुत, सॉइल जैसे बारिश का पानी आता है तो उसके बाद स्लोप उसमें बहुत तेज़ी से गिर जाता है, जैसे ये स्लोप एरिया है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश पड़ गया, ठीक है। तो बारिश का पानी बड़ी स्पीड से आएगा, ठीक है। वाटर फ्लोस वेरी फास्ट, यहाँ से बड़ी तेज़ी से आएगा, तो ठीक है। तो अपने साथ ये सॉइल मिट्टी, ये मिट्टी जो है अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है वो लेके आएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब छोटे छोटे टुकड़े जो है ये सब लेके आएगा, यहाँ से जितने भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबको सॉइल को लेके आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब सॉइल को जब लेके आएगा तो यहाँ पे नीचे जो है फॉर एग्जांपल कोई दरिया बह रहा है, ठीक है, या पानी बह रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे लाके इकट्ठा करेगा पूरे सेडिमेंट्स को। ये तो दरिया बह रही है यहाँ से, ठीक है। तो कौन सी बात है, ये यहाँ लाके इसको इकट्ठा करेगा एक जगह पे, एग्रीगेट करेगा। तो कॉमन सी बात है, ये जो वाटर चैनल है ये कोई भी हो सकता है, ये रिवर भी हो सकता है आपका, लेक भी हो सकता है, कोई ड्रेनेज, ये क्या कह सकते हैं, ड्रेनेज कनाल भी हो सकता है आपका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाया इसने, बड़े बारिश के पानी ने वाटर जो स्लोप में बड़ा तेज जाएगा, तो जितने भी सॉइल के टुकड़े हैं, ठीक है, सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है, इसमें जितने भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं वो सब लाके यहाँ पे खड़ा कर देगा, पत्थर के टुकड़े वो सब लाके यहाँ पे जमा करेगा। तो ये पानी तो यहाँ जब जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से इसने ब्लॉक किया इसको, जब ब्लॉक किया तो कहाँ जाएगा पानी, यहाँ पे
जो है जब एक जगह पे इकट्ठा होगा, स्टेगनेंट हो जाएगा, रुकेगा। तो यहाँ से ये पानी आता रहेगा, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब जो है यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं, तो यहाँ से ये लास्ट में चैनल के ऊपर से निकल जाएगा, तो फ्लड आने के चांस है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लॉगिंग। क्या बोलते हैं? क्लॉगिंग। समझ गए? तो क्लॉगिंग क्या होता है? जिसमें स्लोप में जो है वो वाटर की वजह से जो सेडिमेंट्स जो है वो नीचे आके किसी भी वाटर चैनल को क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जब ब्लॉक करेंगे तो कॉमन सी बात है, पानी जाने का रास्ता नहीं है। तो लास्ट में जब वाटर का लेवल अप हो जाएगा तो ये फ्लड का शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब फ्लड आएगा तो कॉमन सी बात है, बहुत सारे जो उसके आसपास रहने वाले, उस दरिया के करीब जो रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी या घर जो है वो डैमेज हो सकते हैं फ्लड की वजह से। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, वो है साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है? इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉइल एरोजन। ठीक है, ये सॉइल एरोजन का एक टाइप है। प्रेशर ऑफ द विंड इन ए series of short bounces। ठीक है, तो सॉल्टेशन क्या होता है? सॉल्टेशन होता है ये एक टाइप ऑफ सॉइल इरोजन है, यानी सॉइल की टॉप लेयर रिमूव होना। ठीक है, इसमें हवा का मदाखलत है, मतलब हवा जो है ये सॉल्टेशन करती है। ऐसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये एक आपका सॉइल का लेयर है। ठीक है, जैसे आपको पता है सॉइल का जो है टॉप मोस्ट लेयर जो होता है वो फर्टाइल लेयर होता है। ठीक है, तो क्या होता है देखो इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये क्या हुआ है? आपके सॉइल के पार्टिकल्स। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूंगा, देखो इट इज अ टाइप ऑफ सॉइल रीजन। सॉइल, द सॉइल इज कैरीड प्रेशर ऑफ द विंड। हवा का आप क्या है? प्रेशर ऑफ द विंड। फॉर एग्जांपल यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ से आ रही है विंड, बड़े स्पीड से विंड आ रही है। ठीक है, तो विंड क्या करती है? विंड क्या करती है? ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनको एक सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस कराती है। जैसे जैसे यहाँ, यहाँ के बाद जब तेजी से आता है ना, फिर ये उड़ जाता है यहाँ से, फिर यहाँ गिर जाता है ठान ऐसा करके। ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से फिर गिर जाता है, ऊपर ले जाता है, ऊपर से फिर गिरा देता है। तो इसने क्या किया? इसने बाउंस किया, ये सॉइल पार्टिकल्स ने क्या किया? बाउंस, ऐसे बाउंस करके ले जाता है। तो सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंस, ऐसा नहीं कि दूर उठा के ले जाएगा यहाँ से कहीं पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट बाउंस उसमें। ठीक है, तो ये एक क्या है? सॉइल एरोजन का टाइप है। किसी जगह आपने देखा है धूल मिट्टी जो है एक साथ उड़ जाती है, धुआं, वो अलग है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पे पहले है ना बैठे हुए सॉइल में, अब हवा का प्रेशर आएगा, यहाँ से हवा आएगी, तेज हवा आएगी। ठीक है, तो ठाई करके ये उड़ जाएगा, ऐसे देखो उड़ गया। ठीक है, फिर नीचे गिरेगा, फिर बाउंस हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर बाउंस, शॉर्ट बाउंसेस, इसको शॉर्ट शॉर्ट बाउंसेस बोलते हैं। सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंसेस इज कॉल्ड इट साल्टेशन। ठीक है, तो ये जो है आप राइट डाउन करना, मैं आपको स्टडी मटेरियल यहाँ से फिर से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आप कॉपी में, मैं स्टडी मटेरियल आपके ग्रुप में भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, ये आप लिख लो। ठीक है, तो ये मैंने 4 आपको आज टॉपिक्स पढ़ाई, मल्चिंग, परमाफ्रॉस्ट, क्लॉगिंग और साल्टेशन।
इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 3 खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आपका जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तो साल्टेशन क्लियर हुआ। ये एक सॉइल इरोजन का टाइप है जिसमें सॉइल कैरिड होता है किसकी वजह से, प्रेशर ऑफ विंड। यहाँ से हवा आएगी, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सॉइल के पार्टिकल्स, तो इसको उड़ा देगा हवा में, फिर गिर जाएगा, फिर उड़ा देगा, फिर गिर जाएगा, तो शॉर्ट बाउंसेस हो गए, ठीक है, सीरीज ऑफ शॉर्ट बाउंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।